हेलो फ्यूचर सीएस, कैसे हो आप सब। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर हाल अच्छा है मतलब तैयारी अच्छी है, और हाल बुरा चल रहा है मतलब तैयारी नहीं कर रहे हो, इसे तैयारी करते रहो, हाल अपने आप अच्छा रहेगा। आज हम लोग करेंगे रिलेशन ऑफ पार्टनर, जो कि है चैप्टर 2 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। और पार्टनरशिप एक्ट के बाद, इसके बाद हमारे पास 1 मिनट और बचेगी, फिर हमारा पार्टनरशिप एक्ट भी हो जाएगा खत्म। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस पे इस तरह के कंटेंट जो है वो आते रहेंगे, जो कि आपकी सीख जर्नी को बहुत आसान बनाएंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। और रिलेशन ऑफ पार्टनर्स चैप्टर जब हम लोग कर लेंगे तो हम क्या क्या चीजें सीखेंगे, क्या क्या चीजें हम लोग समझ जाएंगे, ये जानते हैं। सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि पार्टनर का दूसरे पार्टनर के प्रति या फर्म के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी होती है, क्या क्या ड्यूटीज होती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एंड क्या क्या राइट्स होते हैं। मतलब राइट्स एंड ड्यूटीज देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि पार्टनर्स जो है वो थर्ड पार्टी के प्रति कैसे लाइबल होते हैं। एंड थर्ड पार्टी के बाद हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म में जब चेंज आता है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, उसके क्या क्या परिणाम होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का टोटल ओवरऑल क्रक्स है जो हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यस, तो देखो रिलेशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ना, वो है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। मतलब एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ कैसा रिलेशन है, या क्या क्या चीजें उसके अंदर आती है। तो सबसे पहला हमारे पास सेक्शन 9 बात करता है। देखो सेक्शंस याद करने का एक तरीका मैं बताती हूँ आपको। जब आपको सेक्शंस याद करने हैं ना, तो आपको करना क्या है, मान लो ये चैप्टर है, आप इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो आपको याद करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे सेक्शन 9 है, तो जब चैप्टर की शुरुआत होती है ना, तो फर्स्ट पेज का जो ये स्पेस है इसको आपको यूज करना है। इसको यूज कैसे करना है, इसको यहाँ पे लिख देना है सेक्शन 9 क्या बात करता है, राइट्स ऑफ पार्टनर की। तो इस तरीके से सेक्शन 9 हो गया, और बिल्कुल क्रक्स में लिख दो छोटा सा, जनरल ड्यूटीज। इस स्पेस को आप पूरा यूटिलाइज करो, उसमें छोटे छोटे पॉइंटर्स बना के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जरूरी नहीं कि सारे लिखो, बट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको लिख लो। अब क्या होगा, जब भी आपको चैप्टर पढ़ने जाओगे तो आपको पता होगा हाँ ये सेक्शन इसके बारे में बात करना है, ये सेक्शन इसके बारे में बात करना है, तो ब्रीफ मिल जाएगा, और इससे आपको सेक्शन जो है वो याद रहेंगे एग्जाम में। तो जिसका भी डाउट है ना कि इतने सारे सेक्शन है कैसे याद करें, तो हर चैप्टर में आपको यही करना है। चैप्टर की स्टार्टिंग के पेज को, स्पेस को यूटिलाइज करो, छोटे छोटे पॉइंटर्स बना के लिखो सेक्शंस। एंड जब भी आप चैप्टर पढ़ने की शुरुआत करो तो सबसे पहले वो सेक्शंस पे एक बार अपनी नजर डालो। 5 मिनट लगेंगे, सारे सेक्शंस रिकॉल हो जाएंगे। चले अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर की बात कर रहा है। जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर क्या कहता है कि जो पार्टनर है वो क्या क्या काम करेगा। अरे पार्टनरशिप बनाई किस लिए, कुछ बिजनेस करने के लिए बनाई है ना। जैसे जो सीए पार्टनरशिप में आते हैं, तो क्यों आते हैं कि भैया हम बिजनेस करेंगे, हमारे लोगों की ऑडिट करेंगे, या जो भी हमारे मतलब पर्टिकुलर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पार्टनरशिप में हम लोग क्या क्या काम करने वाले हैं, वो सब करना है। तो बस वही बिजनेस कैरी करना है, तो बिजनेस कैरी करना यही आपका काम। बट पार्टनर शुड कैरी बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ये कीवर्ड्स में हाईलाइट करवा रही हूँ, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए आपको क्या करना है, कीवर्ड्स हाईलाइट करना है। And later they should render to a partner or legal representative full information of what all things affecting the firm। यानी अगर किसी पार्टनर के पास कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है जो कि बाकी सबके लिए, पूरी फर्म के लिए ऐसे कलेक्टिवली काम आने वाली है, तो आपको क्या करना है, वो इंफॉर्मेशन सबको देनी है। यही ये बात है कि रेंडर शुड रेंडर टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। पार्टनर को और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सारी जानकारी, फुल इंफॉर्मेशन of the all things affecting the firm. A partner must observe the utmost good faith in his dealing with the other partner। जब वो अदर पार्टनर से डील कर रहा है तो वो अच्छे फेथ में काम करे, मतलब फ्रॉड ना करे। ठीक, all the partners are bound to render
accounts to each other, but where some of the accounts are kept by one of them, prima facie he would be proper person to explain and give full information about them. यानी हर पार्टनर की ये जिम्मेदारी है कि वो बाकी पार्टनर्स को सारी जानकारी दे। लेकिन अगर ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो किसी एक पार्टनर के पास है, अगर 4 पार्टनर्स है, 4 में से एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, वो रखता है, तो वहाँ पे उसकी ज्यादा जिम्मेदारी बनेगी ना कि वो सबको वो जानकारी दे। बस यही कह रहा है जनरल ड्यूटीज में। जनरल ड्यूटीज में 3 पॉइंट्स आ गए। पहला तो बिजनेस कैरी करे, दूसरा जानकारी जो है वो सबको दे, एंड तीसरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर के बता दो। तो 3 पॉइंट्स होगा इसके अंदर। अब ड्यूटीज टू इंडेमनिफाई फॉर लॉसेस कॉज्ड बाय फ्रॉड, यानी अगर कोई एक पार्टनर फ्रॉड कर देता है तो उसके कारण जो भी लॉस हो रहा है वो सबको इंडेमनिफाई करेगा, मतलब सबको उस लॉस की क्या करेगा, भरपाई करेगा। ऐसे कर करके ना जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, हर डिफिकल्ट वर्ड के आगे हिंदी में उसकी मीनिंग लिख दो। मतलब ये बुक जितनी मेरी साफ दिख रही है ना, इससे 10 गुनी साफ, मतलब गंदी यानी आपकी बुक दिखनी चाहिए, उसको पूरा भर दो, इस स्पेस को यूटिलाइज करो। यहाँ पे भी जो भी आपको पॉइंटर्स लिखने हैं, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट में 3 पॉइंटर्स बने, तो उन तीनों पॉइंटर्स को यहाँ पे मेंशन करो। सबसे पहला क्या, कैरी करेगा, क्या करेगा, बिजनेस कैरी करेगा, यानी बिजनेस करेगा भाई, जिस काम के लिए आप इकट्ठा करो। दूसरा काम क्या करेगा, रेंडर करेगा इंफॉर्मेशन टू पार्टनर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी रेंडर इंफॉर्मेशन टू पार्टनर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एंड थर्ड पॉइंट क्या था इसमें, रेंडर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बाउंड टू रेंडर अकाउंट्स, ये कह लो रेंडर अकाउंट्स। तो ये पॉइंटर्स बना दिए मैंने। इसी तरीके से हर एक पैराग्राफ के आगे पॉइंटर्स बनाओ, स्पेस को यूटिलाइज। चलो, ड्यूटीज टू इंडेमनिफाई फॉर लॉसेस कॉज्ड बाय फ्रॉड, यहाँ पे फ्रॉड अगर वो कर रहा है तो उसके मिसकंडक्ट के कारण पार्टनरशिप फर्म को जो भी नुकसान हो रहा है वो क्या करेगा, उसकी भरपाई। डिटरमिनेशन ऑफ, चलो कीवर्ड्स हाईलाइट करवा देते हैं। द पार्टनर्स committing fraud in conduct of business of the firm must take good of the loss sustained by firm by his misconduct, and amounts so brought into partnership should be divided between the partners. An act of partner, यानी वो जो पैसा देगा वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। An act of partner imputable to the firm or the principal of agency which is a fraud on his co-partners entitles the co-partners and between themselves to throw the whole consequence। देखो ये कहना ये चाह रहा है वो बताती हूँ मैं, फिर मैं जब कीवर्ड्स हाईलाइट करवाती हूँ। कहना ये चाह रहा है कि जब एक पार्टनर कुछ भी ऐसा करता है ना जिससे मिसकंडक्ट करता है, फ्रॉड करता है फर्म के अगेंस्ट, तो यहाँ पे क्योंकि पार्टनर ऑफ एजेंट, प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी अप्लाई हो जाता है, जो ये कहता है कि एक एजेंट, एक पार्टनर जो है ना वो फर्म का तो एजेंट है नहीं, वो बाकी पार्टनर्स का भी एजेंट है। ये हमने पढ़ा था कि वो फर्म का भी एजेंट है और बाकी सारे पार्टनर्स का भी एजेंट है। तो उस केस में क्या होगा कि उसको फर्म को तो भरपाई करनी ही है, बट उसको बाकी पार्टनर्स जो है उन सबको उस लॉस का भरपाई करनी पड़ेगी। ये यही क्या, तो पार्टनर्स को भी, तो को पार्टनर्स को भी मिलेगा वो भरपाई, क्या हुआ यानी वो नुकसान। कीवर्ड्स देख लो इसमें क्या है, मस्ट मेक गुड द लॉस, ही मस्ट मेक गुड, लॉस को गुड करना है उसको, बाय हिज मिसकंडक्ट एंड अमाउंट सो ब्रॉडली, जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म में। ये सारे कीवर्ड्स। द एक्ट ऑफ पार्टनर, ये फिर प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी आपको जरूर मेंशन करना है कि प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, जिसके कारण को पार्टनर्स को भी इसमें हक मिलेगा। ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर पार्टनर्स के आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, subject to the provision of this act, the mutual rights and duties of partner of a firm may be determined by contract between partner, and such contract may be expressed or may be implied by the course of dealing। देखो, subject to the provision of this act, यानी इस एक्ट के प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए, देखो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन है और एक होता है यस, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, मतलब उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी दोनों जो है ना बिल्कुल अपोजिट लाइन्स हैं और दोनों कब यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब इसको रिपीट करो मेरे साथ बार बार।
क्योंकि आपको यूज करना है अपनी लैंग्वेज में। व्हाट? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ये कब होगा? जब हम प्रोविजन एक्ट से मिलता जुलती बात कर रहे हैं, यानी जो एक्ट कह रहा है हम भी वही कह रहे हैं। और नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, यानी ये कह रहा है कि जो सेक्शन 27 में कहा गया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये अपोजिट बात करता है। तो हमें दोनों चीजों का यूज करना आना चाहिए। ठीक, तो पहला हम ये देख लेते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। देखो बोलते बोलते पढ़ोगे याद होगा और फिर आपको पेपर में रिकॉल करना इजी रहेगा, इसलिए जितना हो सके ना बोलते बोलते पढ़ो, आपका ध्यान एक जगह पे लगा रहेगा। Subject to the provision of this act, the mutual rights and duties of partner of a firm may be determined by the contract, and such contract may be expressed or implied. ये क्या कह रहा है कि भैया जो भी आपके राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो कौन डिसाइड करता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी जो एक्ट कहता है वो ही, लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कुछ कह रहा है तो दोनों काफी हद तक मिली जुली बात ही करेंगे। यानी कॉन्ट्रैक्ट जो बोलेगा वो, और कॉन्ट्रैक्ट कई बार एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। यानी सिर्फ मतलब ऑब्वियस बात है कि अगर चार लोग मिलके काम कर रहे हैं तो चारों को मिलके काम करना है, ठीक है। अगर कुछ ना कुछ अलग से डिसाइड नहीं हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट में तो डिसाइड हो गया है कि तीन ही पार्टनर काम करेंगे, एक जो है बस मजे करेगा, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलना। अदरवाइज प्रोविजन जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप एक्ट का जो प्रोविजन है वो कहता है वो करना। ये हो गया। सच कॉन्ट्रैक्ट में बी वेरीड बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड सच कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस्ड इम्प्लाइड, यही बस हमने समझ लिया। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, देखो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड क्या कहता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, such contract may provide that a partner shall not carry on any business other than that of a firm while he is a partner। सबसे पहली लाइन क्या कह रहा है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, यानी सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? चलो देखते हैं सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है। सेक्शन 27 ये हो गया 19 यस 27 आ गया 27 यस। एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, यानी सेक्शन 27 जो था वो वॉइड एग्रीमेंट के केस में था। वॉइड एग्रीमेंट, ये सारे वॉइड एग्रीमेंट माने जाते थे। यानी अगर हम मतलब याद करो भी और नहीं भी याद रहा तो मैं एक्सप्लेन कर ही रही हूँ फिर से कि हम लोग ये कहते थे कि अगर एक कोई पर्सन है वो दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि तुम इस बिजनेस को नहीं करोगे तो हम इसको मानते थे वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट के ये सारे टाइप्स थे। लेकिन अभी पार्टनरशिप एक्ट क्या कह रहा है? पार्टनरशिप एक्ट कह रहा है कि अगर नॉट विथ स्टैंडिंग, यानी सेक्शन 27 को इग्नोर मार, सेक्शन 27 जाए बाहर में, वो जो कह रहा है वो हमारे अभी मतलब की बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान नहीं देना है, सच कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड, यानी जो पार्टनरशिप एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है ना वो ये बोल सकता है भैया कि तुम बिजनेस नहीं करोगे। अब आप सोचो चार पार्टनर पार्टनरशिप में आए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई एक पार्टनर सेम बिजनेस अलग से भी कर रहा है तो वो पॉसिबिलिटी है ना कि वो यहाँ के क्लाइंट्स को वहां पे ट्रांसफर कर दे और अपना फायदा देखे। यहाँ पे तो भाई चार लोगों में डिवाइड होगा, वहां वो अकेले सारा प्रॉफिट कमाएगा। तो यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो ये बात बोल सकता है कि भाई कोई पार्टनर जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस नहीं करेगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो वॉइड है लेकिन यहाँ पे ये पूरी तरह से वैलिड है, ये कहना चाहता, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग। A partnership is a relation eminently depending on the consent of parties, not only for its existence but for the terms of agreement in all the things consistent with its essential nature and purpose, and an agreement to become partner in the first instance and to vary the terms at any time need not to manifest in particular form। ये कह रहे हैं देखो पार्टनरशिप अल्टीमेटली है क्या? पार्टनरशिप अल्टीमेटली एक एग्रीमेंट है ना, 5-4 लोगों के बीच, जितने भी लोग हैं उनके बीच। तो कंसेंट जो भी रिलेशन है वो उन लोगों का एक कंसेंट गिवन है कि भाई हमारा रिलेशन कैसा है वो लोग
डिसाइड करते हैं। सिर्फ एग्जिस्टेंस के लिए नहीं, काम कैसे किया जाएगा, किस किस चेंजेस किया जाएगा, उन सबसे रिलेटेड। देखो द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अभी तक हम देखा राइट्स देखे, ड्यूटीज देखी, जनरल, ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, रिलेशन ऑफ पार्टनर। हम देख रहे हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है सेक्शन 12 इसको डील करता है। ये भी आप अपनी हेडिंग में लिखना ऊपर, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, हर एक पार्टनर बिजनेस करेगा, हर एक पार्टनर अपनी ड्यूटीज को डेलिजेंटली फॉलो करेगा, हर एक पार्टनर क्या करेगा, अगर कोई ऐसा इफेक्ट है, ऐसा मैटर है जिसमें अपना कंसेंट देना है, तो उस पार्टनर, हर एक पार्टनर के पास हक होना चाहिए कि वो अपना ओपिनियन रख सके और उसका ओपिनियन सबसे डिफर भी कर सके। फिर एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक्सेस करने का राइट है। फिर क्या है, अगर डेथ हो जाता है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास राइट हो जाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना। तो ये पांचों क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस है। अब राइट टू टेक, एक एक करके ना सबको एक्सप्लेन किया गया है कि राइट टू टेक यानी जो है इसमें क्या कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट और पार्टनर दोनों, मतलब पार्टनर मैनेज भी करता है, कंपनी तो नहीं है कि भाई मैनेजर्स अलग से आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड होगा। तो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप बिजनेस भी करते हैं, पार्टनर से मैनेज भी करते हैं। तो ये वही बात कर रहा है कि पार्टनर एंड देयर मैनेजमेंट पावर एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर राइट टू बी कंसुलेटेड, राइट टू बी कंसुलेटेड मतलब अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है तो उसको अपना ओपिनियन रखने का हक है। कीवर्ड्स देख लेते हैं। फिर एनी डिफरेंस अराइजेस बिटवीन पार्टनर विद रिगार्ड टू बिजनेस, इट शैल बी डिटरमाइंड बाय द, कैसे देखा जाएगा, मेजॉरिटी के बेसिस पे डिसाइड होगा। एंड हर एक पार्टनर, एवरी पार्टनर हैज राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड, यानी जो मैटर को डिसाइड करना है तो वो क्या कर सकता है, अपना ओपिनियन रख सकता है। बस यही सब इस बारे में बात होगी, ठीक है। राइट ऑफ एक्सेस ऑफ बुक्स, हर एक पार्टनर के पास हक है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेक कर सके। रिप्रेजेंटेटिव के पास हक है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट देख सके इन केस ऑफ पार्टनर डाइज। अब म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होती है कि देखो पहला तो ना ये कहता है कि किसी पार्टनर को ना अलग से रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, बिजनेस करने के लिए रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है ना तो मिलेगा। यहाँ पे यही लाइन है, इसका मतलब सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है तो होगा, नहीं तो नहीं। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी किसी को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, हर एक को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट बोल देता है ना कि ये रेशियो है तब तो वही रहने वाला है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं बोलता तो पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सबको बराबर बराबर बांट। नाउ पार्टनर इज एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को नहीं मिलने वाला, ये कहता है सिंपल सी बात। अगर आपने लोन दिया है तो 6% है, वो भी तब जब एग्रीमेंट कुछ नहीं बोल रहा। एग्रीमेंट बोल रहा है तो एग्रीमेंट बोल रहा है ना, एग्रीमेंट सर्वोपरि है। लेकिन एग्रीमेंट नहीं बोल रहा तो 6%, वो भी लोन पे, लेकिन कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर फॉर्म शेल इंडेमनीफाई किया जाएगा अगर वो प्रॉपर बिजनेस कर रहा था और फिर भी उसको लॉस हो जाता है तो। अब पार्टनर फिर इंडेमनीफाई करेगा अगर उसने जानबूझ के इस विलिंगफुल नेग्लेक्ट, उसने जानबूझ के परेशान किया पार्टनरशिप फर्म को। अब यही सब ना एक्सप्लेन किया गया, इसमें कुछ ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन आप समझो, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अगर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होती क्या है, किसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, किसको हम बोलेंगे ये फर्म की इंडिविजुअल पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है और उसमें हक किसका किसका कितना होता है। देखो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी कब मानी जाएगी, जब पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट से वो परचेज किया गया हो, ठीक, या फिर पार्टनर ने अपने शेयर के बदले दिया होगा। पार्टनर ब्राउट फॉर हिज शेयर, इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कि जब पार्टनर्स आते हैं, 4 पार्टनर्स आए, चारों ने क्या किया, 3 ने 50-50 हजार रुपए लेके आ गए कि भैया मेरी तरफ से 50, चलो ऐसे बनाते हैं A B C and D। ए लेके आया कितना 50K,
बी लेके आया कितना 50K, सी भी कितना लेके आया 50K, लेकिन डी के पास ना 50,000 रुपए नहीं थे, बेचारा बहुत गरीब था, लेकिन पार्टनरशिप करनी थी। तो उसने क्या किया, वो अपना कंप्यूटर लेके आ गया, कंप्यूटर जो कि 50K के अराउंड का था। तो यहाँ पे लेके तो डी आया, लेकिन डी की प्रॉपर्टी अब नहीं रह गई, अब किसकी प्रॉपर्टी हो गई, फर्म की प्रॉपर्टी हो गई। क्यों? क्योंकि वो अपने हिस्से के बदले लेके आया, इसी को कहते हैं पार्टनर ब्राउट फॉर हिज शेयर। एंड गुडविल ऑफ द बिजनेस, दो चीजें ये हो गई, पहला एंड दूसरा, एंड तीसरा हो गया गुडविल। गुडविल यानी गुडविल कब आएगा, जैसे फर्म की जो वैल्यू हो जाती है कि भैया अगर हम सारे एसेट्स को देखें तो सारे एसेट्स की वैल्यू होगी 50 50 50 50 50 दो, फिर 200 की, लेकिन हम वैल्यू अपनी रखना चाह रहे हैं 300 की। तो जो ये 100 की है ना, ये क्या है, ये है गुडविल, कि हमारी ख्याति है ना कुछ, भाई हम लोग पार्टनरशिप में बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सालों से बिजनेस करते आ रहे हैं, तो एक वैल्यू बन जाती है पार्टनरशिप फॉर्म की, उसको कहते हैं गुडविल। तो वो भी क्या होती है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। तो जब भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है ना, तो पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी असेट्स है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसमें सबका हक होता है, सबका बराबर बराबर या एज पर द एग्रीमेंट हक होता है। गुडविल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज फर्म, इट इज सोल्ड सेपरेटली, और चाहे हम इसको अलग से बेचे, चाहे हम किसी और एसेट के साथ बेचें, ऐसा भी कर सकते हैं। Any partner may, upon the sale of goodwill of a firm, make an agreement with buyer that such partner will not carry any business. यानी जब भी आप गुडविल बेचते हो ना, तो उस केस में आपका क्या होता है, आप उसको ये प्रॉमिस करते हो कि आप बिजनेस नहीं करोगे, क्योंकि चार पार्टनर है, चारों ने 200K का, जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि 200K की वैल्यू 300K में बेच दी, फर्म बिक गई, अब कोई और उस बिजनेस को चला रहा है। लेकिन ये चारों पार्टनर फिर से एक नई फर्म खोल लेंगे, तो उससे क्या होगा, जो भी क्लाइंट है वो तो वापस उसी के पास जाएंगे, तो लगेगा सब कुछ वही है, बस नाम चेंज हुआ है, नए नाम से उन्होंने पार्टनरशिप खोल ली है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप गुडविल बेचते हो ना, तो आप वो बिजनेस कैरी नहीं कर सकते, तभी तो अगले को फायदा होगा ना, वरना उसने क्यों दिए 100K फालतू। The application of the property of the firm. Section 15 provides that the property of firm shall be held and used exclusively for the purpose of firm. इसको highlight कर लो, exclusively for the purpose of firm. In partnership, there is a community of interest which is all partner take in property of the firm, but that does not mean during the subsistence of partnership a particular partner has any proprietary interest in the asset of a firm. Every partner has a right to get his share of the profit till the firm subsists, and he is also right to see that the assets in partnership are applied to and used for the purpose of partnership business. ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया डी का, जो कि कैश नहीं लेके आया, क्या लेके आया, कंप्यूटर लेके आया। अब पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स क्या पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, आप खुद सोचो। पार्टनर अगर पर्सनल प्रॉफिट अर्न करेगा सेम काइंड ऑफ बिजनेस, तब तो वो गलत हो जाएगा ना,